हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पार्ट 5, विच विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। एंड इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, विच विल बी ग्रामर प्रैक्टिस एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड पीक्यूआरएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट रूल है, सर्टेन वर्ड्स ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर। तो वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं देख लेते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब एक सब्जेक्ट्स के नाम है जो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका कोई प्लूरल या सिंगुलर नहीं होता, तो उसको हम हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, भले ही उसके लास्ट में एस क्यों ना हो। ठीक है, ये देखो आप सारे वर्ड्स के लास्ट में एक एस है, बट फिर भी वी विल कंसिडर दिस वर्ड्स एज सिंगुलर। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। तो जो भी वर्ड्स हम काउंट नहीं कर सकते उनका कुछ प्लूरल फॉर्म नहीं होता, उनका एक ही फॉर्म होता है। ठीक है, एंड उन्हें हम ऑलवेज सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज सिंगुलर। देखो, ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? अब अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कौन से वर्ड्स? फर्नीचर, इक्विपमेंट, लगेज, बैगेज, एडवाइस, सीनरी। तो देखो, ये सारे वर्ड्स के साथ हम लोग कभी भी प्लूरल नहीं यूज करते हैं। ये हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं एंड इनका कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता। जैसे कि हम लोग फर्नीचर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, फर्नीचर्स अगर कहीं पर भी हमने ये वर्ड लिख दिया, लास्ट में एल एस लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें हमेशा फर्नीचर ही रखना है। इक्विपमेंट इक्विपमेंट्स नहीं हो सकता। वैसे ही जो बाकी सारे वर्ड्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, जो जितने भी वर्ड्स यहाँ पर आप जितने भी वर्ड्स यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये सब हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, इनके बाद हमेशा सिंगुलर होता है। नेक्स्ट देखो, कंडीशनल सेंटेंस। ये तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, फिर से देख लेते हैं एक बार। देखो, इफ से जो सारे सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी इफ से जो कोई भी सेंटेंस होता है, तो वहां पर क्या रूल क्या है? रूल इज दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हमेशा विल प्लस बेस वर्ब, इसका मतलब है V1 आएगा। इसके बाद देखो, सिंपल पास्ट टेंस, जब भी सिंपल पास्ट टेंस होगा उसके साथ हमेशा आएगा वुड प्लस बेस वर्ब। मतलब कि ये जो विल था वो खाली चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। विल का पास्ट वुड होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस के केस में हम विल को वुड बना देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये भी V1 ही रहेगा। अब थर्ड रूल देखो, अगर यहाँ पर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आ गया, इफ के साथ, तो हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब है V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा एकदम फॉर्मूला की तरह इसको याद रखना है। जब प्रेजेंट टेंस होगा उसके साथ विल प्लस V1, पास्ट टेंस के साथ वुड प्लस V1। अब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हम लगाएंगे वुड हैव प्लस V3। अब सेंटेंस के थ्रू देखो, एक ही सेंटेंस को तीन तरीके से लिखा गया है, तो इसको भी अगर आप याद रखो तो आपका काम हो जाएगा। इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम। इफ आई स्टडीड, ये सिंपल सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर देखो वुड पास, पास V1 ही यहाँ पर यूज किया गया है, यानी ये वुड हो गया, विल वाला पार्ट वुड हो गया। इसके बाद देखो, इफ आई हैड स्टडीड, इफ आई हैड स्टडीड जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? वुड हैव पास्ट, यानी कि वुड हैव प्लस V3। तो ठीक, तो आप एग्जाम्पल्स को भी याद रख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये रूल्स याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन कंडीशनल सेंटेंसेस। अब देखो, एक और चीज यहाँ पर है, कभी भी इमेजिनेशन के केस में, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब है इफ वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं, आपको देखकर लगेगा कि शायद ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आई के बाद कभी भी वेर नहीं लगता है। आई के बाद एम या फिर वॉज लग सकता है, लेकिन वेर तो कभी लग ही नहीं सकता। लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर करेक्ट लिखा है। अब क्यों करेक्ट है? इन केस ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि कुछ अनरियलिस्टिक सिचुएशन, अनरियलिस्टिक सिचुएशन, ठीक है, मतलब जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, वो क्या चीज है? देखो, देखो यहाँ पर लिखा है इफ आई वेर यू, मतलब
अगर मैं तुम होती तो मैं क्या तुम कभी हो सकती हूँ? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। ये एक इमेजिनेशन में ही पॉसिबल है ये, एंड दिस इज एन अनरियलिस्टिक इवेंट। तो यहाँ पर हम जब भी ऐसा कोई केस हो जो कि अनरियलिस्टिक है, जो पॉसिबल नहीं है इन रियल वर्ल्ड, जो कि एक इमेजिनेशन की तरह जिसे आप ट्रीट कर सकते हो, तो वहां पर हम लोग वेर ही लगाएंगे वर्ब के पोर्शन पर, चाहे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो। मतलब यहाँ पर अगर ही भी होता ना, यहाँ पर अगर हम लिखते कि इफ ही डैश यू, तो यहाँ पर भी हम लोग वेर ही लिखते, ठीक है। यहाँ पर चाहे कुछ भी आ जाए, आपको यहाँ पर वेर लिखना है। वर्ब के पोर्शन पर वेर होता है इन केस ऑफ इमेजिनेशन एंड अनरियलिस्टिक इवेंट। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रूल, प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स। अब देखो, एडवर्ब्स को आप 3 पोजीशंस पर रख सकते हो। ये रूल वैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं चलो। अब कहाँ कहाँ पर? एट द बिगिनिंग, बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब, एंड एट द एंड। अब देखो बिगिनिंग में कैसे, एग्जाम्पल में देख लो, सडनली द फोन रैंग। यहाँ पर देखो एडवर्ब सडनली, इसको आपने सेंटेंस के शुरुआत में डाल दिया। अब इसको आप एंड में भी डाल सकते थे, इट जस्ट चीज को थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए हमने इसको बिगिनिंग में डाल दिया, ठीक है। अब देखो बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब, ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका, हम लोग पहले ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो, ही वॉज प्रोबेबली लेट फॉर द इंटरव्यू। अब देखो ही वॉज, ये जो प्रोबेबली वाला वर्ड है, दिस इज एन एडवर्ब, तो ये कहाँ पर आ गया? ये मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ गया। ही वॉज प्रोबेबली लेट फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। एक और देखो एट द एंड, मतलब हम लास्ट में रखेंगे। कैसे? दे एट डिनर क्वाइटली। क्वाइटली यहाँ पर एडवर्ब है जो कि हम लास्ट में रख रहे हैं। अब एक और चीज भी आपको याद रखना है एडवर्ब के केस में, कि जिस भी वर्ड्स को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसके साथ ही उस एडवर्ब को आपको रखना है। जैसे कि अगर हम ये लिखते, अब यहाँ पर देखो आपको मीनिंग समझ के एडवर्ब को प्लेस करना है। जैसे कि देखो, ही कम्स ऑफन टू माई हाउस, मतलब वो आता है, ही कम्स, लेकिन कभी कभी मेरे घर आ जाता है। अब यहाँ पर देखो, ही ऑफन कम्स टू माई हाउस, मतलब वो कभी कभी मेरे घर आता है। दोनों सेंटेंस में का फर्क आप लोग आपको समझना है। एडवर्ब को आप जिस भी वर्ड्स के साथ प्लेस कर रहे हो वो उसी वर्ड को एक्सप्लेन करेगा, नथिंग एल्स, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ के उसको रखना है कि किस वर्ड को आप एम्फसाइज करना चाहते हो, उसके पहले आपको एडवर्ब को प्लेस करना है। अब देखो एडवर्ब लाइक टू, इवन, ओनली, ये कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर फॉर एम्फोसिस, तो इसे आप कहीं पर भी रख सकते हो, प्लेस कर सकते हो। ये तीनों, टू, इवन एंड ओनली, ये तीनों एडवर्ब को आप कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, ऑर्डर ऑफ मल्टीपल एडवर्ब्स। अब अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब्स आ गया तो इसे हम कैसे करेंगे? तो ये वाला रूल याद रख लो, एम पी टी, मतलब देखो एम पी टी, इसका मतलब है एम से मैनर, पी से प्लेस, टी से टाइम। अब इसको आपको ऐसे ही प्लेस करना है, कुछ आगे पीछे आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आई वर्कड स्लोली इन द पार्क येस्टरडे। अब आई वर्कड स्लोली, ये क्या है? मैनर। इन द पार्क, ये क्या है? प्लेस। येस्टरडे, ये क्या है? ये है टाइम, ठीक है। अब ये देखो, आई वर्कड येस्टरडे स्लोली, यहाँ पर क्या है? येस्टरडे, ये टाइम आ गया, इसके बाद आ गया स्लोली मतलब मैनर, तो टी के बाद एम आ गया जो कि इनकरेक्ट है, टी के बाद एम नहीं आ सकता। अब यहाँ पर देखो, आई वर्कड स्लोली येस्टरडे, यहाँ पर क्या आ गया? एम के बाद टी आया, विच इज द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विथ वन ऑफ द, ये तो एक बहुत ही मतलब कॉमन सा एरर है जो याद रखना है आपको। वन ऑफ द के बाद हमेशा हमेशा प्लूरल होता है, ये भी शायद मैंने पहले पढ़ा दिया है। यहाँ पर देखो, वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन में जो आएगा वो प्लूरल आएगा। अब अगर उस नाउन के बाद हु, विच और दैट आता है उस नाउन के बाद,
one of the। who which that आता है, तो इसके बाद जो वर्ब आता है वो इस नाउन के अकॉर्डिंग होता है जो कि प्लूरल है, तो ये वाला वर्ब भी प्लूरल वर्ब होता है। अब अगर यहाँ पर ये who which that नहीं होता है तो ये जो वर्ब है ये क्या हो जाता है, मतलब इसका सब्जेक्ट उस टाइम पे ये वन हो जाता है, तो इसका वर्ब हो जाता है सिंगुलर। ठीक है, तो दिस इज द केस। अब यहाँ पर एक और चीज है कि ओनली वन ऑफ द, ओनली वन ऑफ द, इसके केस में आप इसके साथ तो प्लूरल नाउन आपको लगाना है, एंड इसके बाद जो कुछ भी आ जाए, हु विच दैट, आए या फिर ना आए, जो भी हो जाए, यहाँ पर कुछ आए या ना आए, आपको इसके बाद ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लगाना ही है, ऑलवेज, ऑलवेज ये होगा। ठीक है, ओनली वन ऑफ द के केस में, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओनली वन ऑफ द के केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, और वन ऑफ द के केस में नाउन हमेशा प्लूरल होगा, उसके बाद अगर हु विच दैट ये सब आया तो उसके बाद वो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, अगर वो नहीं होता है देन वो वर्ब सिंगुलर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 75, अवॉइडिंग डबल कंपैरिजन। तो देखो ये जो चीज़ है काफ़ी सिंपल है कि आप एक सेंटेंस में कंपैरिजन के टाइम पे दो कंपैरिजन नहीं यूज़ कर सकते। जब हम कंपैरेटिव डिग्री में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पर हम मोर स्ट्रॉन्गर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर ई आर ऐड करके उसको कंपैरेटिव ऑलरेडी बना लिया है। कंपैरेटिव डिग्री ये ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पर आप मोर नहीं लिख सकते, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पर। तो बस ये सिंपल सा चीज है। अब उसके बाद एक है कि कुछ वर्ड्स है जो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो खुद में ही सुपरलेटिव डिग्री एक्सप्रेस करता है, जैसे कि क्या होगा आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, कौन कौन से वर्ड्स है, यूनिक, परफेक्ट, और भी वर्ड्स है, ये खुद में ही सुपरलेटिव डिग्री को एक्सप्रेस करता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके साथ हम लोग मोस्ट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, मोस्ट यहाँ पर नहीं होगा, सुपरलेटिव डिग्री ये खुद में ही है। तो अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, दिस इज अ मोर प्रेफरेबल ऑप्शन, तो प्रेफरेबल खुद में ही एक कंपैरिजन है, ऑलरेडी इम्प्लाइज कंपैरिजन, तो इसके साथ हम लोग मोर नहीं लगाएंगे। अब अगला देखो, शी इज द मोस्ट यूनिक पर्सन, अब यूनिक खुद में ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ हम लोग मोस्ट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, जो कि गलत यूज हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। 76, प्लेसमेंट ऑफ प्रोनाउंस आफ्टर प्रीपोजिशन। तो अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रीपोजिशन इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं होता, ये आपने याद रख लिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, दिस गिफ्ट इज फॉर ही एंड आई। अब फॉर यहाँ पर क्या है, फॉर एक प्रीपोजिशन है, अब इसके बाद ही आ गया, ही तो सब्जेक्टिव है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव लेना है, तो हमने यहाँ पर हिम कर दिया। बट अब ये देखो आई भी मी हो गया, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो एंड क्या है, एंड एक कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन सॉरी, कंजंक्शन सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ता है, कभी भी ये रिवर्स नहीं हो सकता, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा सब्जेक्ट से सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट होगा।
बीच वाला हटा देती हूँ। तो ये होगा। अब एंड यहाँ पर कंजंक्शन आ गया, तो कंजंक्शन ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। तो हिम अगर ऑब्जेक्टिव केस हुआ तो आई सब्जेक्टिव केस है, जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो इसको भी हमने ऑब्जेक्टिव कर लिया, जो कि मी हो गया। ठीक है। और भी देखो, बिटवीन यू एंड मी, ये देखो बिटवीन क्या है, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है। अब बिटवीन के बाद यू, अब यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही यू ही होता है, तो एज यहाँ पर बिटवीन है, तो हम समझ गए कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब इसके बाद एंड है, एंड एक कंजंक्शन है, एंड उसके बाद भी इसका मतलब हमें ऑब्जेक्टिव ही लेना है, जो कि देखो मी आ गया, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। यहाँ पर देखो, ही सैट नेक्स्ट टू हर एट द मीटिंग। अब नेक्स्ट टू प्रीपोजिशन, टू हर, हर ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 77, अवॉइडिंग डबल नेगेटिव्स। ये क्या है? एग्जाम्पल देखो, आई डोंट हैव नो मनी। अब यहाँ पर देखो नो भी लिखा है, अब यहाँ पर देखो नो भी लिखा है, एंड इसके साथ डोंट भी लिखा है। तो ये दोनों ही नेगेटिव सेंस, ये दोनों ही नेगेटिव सेंस कैरी कर रहा है, जो कि नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मतलब कि एक सेंटेंस में हमें एक बार ही नेगेटिव को यूज करना है, ओनली वंस नेगेटिव, ओनली वंस। ठीक है। डबल दो बार हम नहीं लिख सकते। तो इसको हम करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी वन। ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई हैव नो मनी। देखो यहाँ पर भी मैंने एक बार यूज किया, और यहाँ पर भी एक बार यूज किया गया है। अब अगर हम फर्स्ट उसको डोंट को डोंट ही रखते हैं, तो ये जो नो था उसको मैंने एनी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो डोंट, अब यहाँ पर डोंट लिखा है, तो ये जो नो है उसको हम एनी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। जैसे कि देखो, ही डिडंट से नथिंग, तो डिडंट भी आ गया, ये भी नेगेटिव है, नथिंग भी नेगेटिव है, इम्पॉसिबल है, तो इनकरेक्ट हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ही डिडंट से नथिंग को हमने कर दिया एनीथिंग, तो ये सेंटेंस करेक्ट में चला गया। और अनदर वे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ही सेड, ही सेड नथिंग, ऐसे भी हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रूल 78, फ्यूअर एंड लेस। फ्यूअर को हम काउंटेबल नाउन के साथ, एंड लेस को हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, फ्यूअर स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर। अब स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमने फ्यूअर लिखा। अगर हम यहाँ पर लिखते लेसर स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, तो ये इनकरेक्ट हो जाता। इसके बाद देखो, देयर इज लेस वाटर इन द बॉटल। अब वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ हमने यहाँ पर लेस को यूज किया। अगर हम लिखते फ्यूअर वाटर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। अब यहाँ पर देखो, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द वर्क। अब स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है ऑब्वियसली, तो इसके साथ हम लेस कभी भी यूज नहीं करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। यहाँ पर देखो, देयर इज नो फ्यूअर देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम फ्यूअर कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है। बस यही रूल है कि फ्यूअर के साथ काउंटेबल नाउन, एंड लेस के साथ अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 79, डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर। ये काफी सिंपल सा एरर है। एल्डर हम लोग फैमिली मेंबर्स के लिए यूज करते हैं, ओल्डर हम लोग फैमिली के बाहर अगर कुछ हो तो वहां पर हम लोग ओल्डर यूज करते हैं, और एल्डर हम फैमिली में यूज करते हैं। जैसे कि माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर हम अगर लिखते कि माई ओल्डर ब्रदर, एल्डर की जगह पर, तो ये गलत हो जाता। यहाँ पर खुद एक फैमिली की बात हो रही है, ब्रदर, तो इसलिए यहाँ पर हमने एल्डर को यूज किया। अब यहाँ पर देखो, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी। अब माई फ्रेंड ये कोई फैमिली नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ओल्डर यूज किया, एल्डर यूज नहीं किया। अब यहाँ पर देखो, फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि फैमिली नहीं है,
बट यहाँ पर एल्डर यूज किया गया है, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओल्डर हो जाएगा, ओल्डर देन मी। ठीक है। रूल नंबर 80, डिफरेंस बिटवीन लैटर एंड लेटर। इसका मतलब क्या है? लैटर का मतलब है कि बाद में, एंड लेटर का मतलब क्या है कि सेकेंड ऑफ टू थिंग्स। मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर दोनों चीजों की बात की गई है, तो अगर हम जो सेकंड वाला चीज है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लेटर लिखेंगे, डबल टी। अगर इन फ्यूचर कोई टाइम की बात की जा रही है तो उस केस में हम लेटर को यूज करेंगे, सिंगल टी। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। शी विल कॉल मी लेटर। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो बाद में कॉल करेगा, मतलब बाद का कुछ टाइम, फ्यूचर का कुछ टाइम हम यहाँ पर बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंगल टी वाला लेटर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो, बिटवीन टी एंड कॉफी आई प्रेफर द लेटर। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों चीजों की बात हो रही है, टी एंड कॉफी, जिसमें से सेकंड वाले की बात हो रही है कि आई प्रेफर कॉफी। तो उसको कैसे समझाया गया यहाँ पर, लेटर को लिखकर, डबल टी यूज करके यहाँ पर ये सेकंड वाला समझाया गया है। तो गॉट इट। बस आप डबल टी को याद करो कि डबल टी का मतलब है कि जो सेकंड वाला है उसका मतलब डबल टी है, बस ये याद रखो तो सिंगल टी वाला आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। सेकंड वन, लेटर का मतलब हुआ डबल टी वाला, इसका मतलब हुआ सेकंड वन। ठीक है। अब एक और भी चीज होता है, जैसे कि नेक्स्ट, नियरेस्ट। इसका मतलब क्या है, नियरेस्ट का मतलब कुछ नियर में कुछ, नियरेस्ट का मतलब है इन नियर। इन नियर कुछ आप समझा रहे हो, पास में ही कुछ है, ऐसे कुछ आप समझा रहे हो, तो उस केस में हम नियरेस्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट कब लगाएंगे, नेक्स्ट का मतलब है सेकंड वन, और सेकंड पोजीशन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये दो वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। एक और भी होता है, जैसे कि फर्दर एंड फार्दर। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर देखो फार, यहाँ पर फार का मतलब क्या है, बहुत दूर। तो फार्दर का भी ऐसा ही एक सेंस देता है, मतलब दूर का कुछ, डिस्टेंस का सेंस यहाँ पर देता है फार्दर। ठीक है। डिस्टेंस का, एक दूर का डिस्टेंस का सेंस देता है। और इस फर्दर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि नेक्स्ट वन, या फिर सेकंड वन, या फिर सेकंड पोजीशन, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये बात है, तो ये तीनों वर्ड्स आपको काफी अच्छे से याद रखना है, लेटर लेटर, फर्दर फार्दर, नेक्स्ट नियरेस्ट। ठीक है। इनसे काफी सारे एरर्स आते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रूल, देख लेते हैं, चलो। रूल नंबर 81, एपोस्ट्रोफिस इज नॉट यूज्ड विद प्रोनाउंस। इसका मतलब है कि प्रोनाउन के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। जैसे कि देखो, हम लोग कभी भी योर्स नहीं लिखते हैं, या फिर हर्स नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस एपोस्ट्रोफी को हटा देते हैं और क्या लिखते हैं, योर्स, हर्स, आवर्स। हम इस इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पर यूज नहीं करते हैं इन केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। द बैग इज देयर से कोई एपोस्ट्रोफी नहीं है, द रिंग इज हर्स, एपोस्ट्रोफी नहीं है। ठीक है। इतना सही है। अब हमें लास्ट रूल देखना है, जो कि सीरीज का भी लास्ट रूल है, और यहाँ पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स का जो सीरीज था वो खत्म हो जाएगा। तो ये रूल क्या है, सर्टन वर्ड्स आर नेवर फॉलोड बाय अ नाउन। अब देखो, कुछ कुछ वर्ड्स है जिसके बाद हम लोग नाउन नहीं यूज कर सकते। कौन कौन से वर्ड्स है वो पहले देख लेते हैं। afraid, asleep, due, ready, unable, alike, aware, glad, sorry, well, alone, ill, sure, worth। ये सारे वर्ड्स के बाद हम लोग नाउन नहीं यूज करते हैं, नो नाउन। ओके। अब जैसे कि देखो, हम अफ्रेड मैन नहीं लिख सकते हैं, या फिर asleep पर्सन ये नहीं लिख सकते, क्योंकि मैन यहाँ पर नाउन है, पर्सन यहाँ पर नाउन है, तो ये हम नहीं लिख सकते। हम कैसे लिख सकते हैं, he was afraid। यहाँ पर ही हमें खत्म कर देना है सेंटेंस को, इसके बाद मैन नहीं लिखना है कि he was afraid मैन, ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर सेंटेंस को एंड कर देना है। वैसे हम ये लिख सकते हैं, he was
asleep। यहाँ पर आपको एंड करना है, ठीक है, बस इतना सा है। तो यही था, यहाँ पर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स का जो सीरीज है वो कंप्लीट होता है। पूरे सीरीज को कंप्लीट कीजिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज कैसा लगा। कौन कौन से डाउट्स है, इफ यू हैव एनी डाउट्स वो भी प्लीज प्लीज कमेंट में लिखिए। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर हम करने वाले हैं एरर्स एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये सब हम लोग करने वाले हैं, वो भी रीसेंट ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वो हम ट्राई करेंगे कवर करने की। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंग्लिश का जो सीरीज है इसको फॉलो करिए, आई एम श्योर ये आपको बेनिफिट करेगा बहुत। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।